हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मानवाधिकार दिवस पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इस मानवाधिकार दिवस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे आए दिन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि अधिकारों से संबंधित है और वो आप यदि कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, यदि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें यह क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस की सीरीज में से आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को गारंटीड मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति को मानवाधिकार कब से प्राप्त हो जाते हैं? तो आंसर है दोस्तों जन्म से। नेक्स्ट है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को, इसीलिए इस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहते हैं मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा की गई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों अब ये राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, यानी कि नेशनल जो इंडिया का है, तो वो पारित किया गया दोस्तों 12 अक्टूबर 1993। और यह डेट आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बार ये डेट पूछी गई है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो दोस्तों एक सांविधिक निकाय है, यानी कि एक किसी विधि के द्वारा बनाया गया निकाय है, इसलिए इसको सांविधिक निकाय कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों वे थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी। ठीक है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों ये है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ आप इसको बहुत अच्छे देखिए, समझिए इसको। देखो, या तो वे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर कोई भी अन्य न्यायाधीश। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये देखनी है कि जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो न्यायाधीश ही होने चाहिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से, चाहे तो वो कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज। ओके सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? देखो दोस्तों यहाँ आपको 2019 में एक संशोधन हुआ था, वो बता दूं आपको मैं। उस संशोधन से पहले जो होता था वो 5 साल का इनका टर्म होता था, या फिर 70 वर्ष की आयु जब इनकी हो जाए, जो भी पहले हो जाए, उस समय तक इनको रखा जाता था। परंतु 2019 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक संशोधन किया गया और उसके बाद या तो 3 वर्ष की टर्म पूरी हो जाए, या फिर 70 ईयर की आयु पूरी हो जाए उनकी, जो भी पहले हो जाएगा उस पर रख के उनको फिर वहां से उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि अभी आपको यदि अभी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको 3 ईयर को याद रखना है, 3 ईयर या फिर 70 ईयर की आयु। नेक्स्ट चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये करते हैं केंद्र सरकार। अगर यही आता राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो करते हैं राज्य सरकार। ओके। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है तो ये देंगे राष्ट्रपति को। यदि यहाँ होता राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देते हैं, तो वे देते हैं राज्यपाल को। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? तो दोस्तों ये 8 अध्याय और 43 धारा यानी 43 धाराओं में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा अधिनियम केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो दोस्तों वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ओके, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों देखो अभी हमने क्या देखा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वे करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। और यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पूछी जाती है तो वे कौन करते हैं? माननीय राज्यपाल जी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर को किया गया था। और अभी मैंने एक पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था, चलिए एक बार देख लेते हैं। 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में। और 1993 में ही ये जो एक्ट आया था, देखो 1993 में ये 12 अक्टूबर में पारित हो चुका था एक्ट। और इसी एक्ट पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अभी आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसी एक्ट से संबंधित है 1993 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 फिर यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो दोस्तों यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी तक कोई भी महिला सदस्य इसकी कोई अध्यक्ष नहीं बनी है। सदस्य तो बनी है परंतु अध्यक्ष नहीं बनी है। सदस्य वाला क्वेश्चन आगे आएगा, उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्त की गई सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5 और पदेन कितने होते हैं? 7। ठीक है दोस्तों, पदेन 7 और नियुक्त वाले 5। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोग में मानवाधिकार विशेषज्ञ कितने सदस्य होते हैं? तो मानवाधिकार विशेषज्ञ सदस्य होते हैं 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन के पश्चात कितने पदेन सदस्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों वो 3 पदेन सदस्यों को जोड़ा गया 2019 के संशोधन के पश्चात। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु राष्ट्रपति ऐसे अपने मनोनयन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए एक चयन समिति बनी है और वो चयन समिति की सिफारिश पर ही उस अध्यक्ष की और उन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। चलिए 25, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य पुनः नियुक्त होने का पात्र है? हाँ बिल्कुल है, पुनर्नियुक्त होने का पात्र है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मैथ के, रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया कि ये एग्जाम में आते हैं, कंफर्म आते हैं, और ऐसी सीरीज आपको बहुत जल्दी और ज़्यादा मिलने वाली है। चलिए ज़्यादा समय नहीं आपका वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पर चलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य व अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और कार्य का पात्र नहीं होगा, इसका वर्णन किस धारा में है? तो ये धारा 6 में है। ठीक है, यानी कि वो पुनर्नियुक्त तो हो सकते हैं सदस्य और अध्यक्ष, परंतु वो किसी और मतलब भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और सेवा में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर इसीलिए बंदिशें नहीं होती है, यानी कि ये स्वतंत्र निकाय हो जाता है, स्वतंत्र निकाय है, यानी ये अपने स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सकता है, किसी बंदिशों में कार्य नहीं करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो अभी तक 2 बार संशोधित किया जा चुका है। 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के द्वारा करता है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी देखेंगे कि उस समिति में होते कौन कौन है। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे। 29 देख लेते हैं, क्या लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सजा देने का अधिकार है? नहीं है। 31, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी हमने देख लिया है पहले क्वेश्चन। और ये राष्ट्रपति महोदय जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या छल करना मानवाधिकार उल्लंघन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, छल करना कोई मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है। 33, क्या राज्यसभा का अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, न तो लोकसभा का अध्यक्ष और न राज्यसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, आयोग के आदेश एवं उसके निर्णय किसके द्वारा अधिक प्रमाणित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं केवल अध्यक्ष के द्वारा। 35 पर आइए, आयोग के सामने जांच करने हेतु समय सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों होती है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष से पुराने मामले आयोग कभी नहीं उठाता है। एक वर्ष के अंदर घटित हुए कोई भी मामले आयोग के सामने रखे जा सकते हैं, फिर आयोग स्वयं उनकी जांच कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए, मानव अधिकारों की महान घोषणा यानी कि मैग्ना कार्टा किस वर्ष जारी हुआ था? तो वो होता 1215 में, 1215 में। 37 पर आइए, मैग्ना कार्टा किन अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों ये है मूल अधिकारों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 38, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन से संबंधित है। 39, बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? तो ये होते हैं अमेरिका से। इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित होते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, भारत से। मानवाधिकार व्यक्ति को कब से प्राप्त हो जाते हैं? तो दोस्तों ये जन्म से प्राप्त होते हैं। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन भी था कि किस आयु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक सदस्य महिला होगी, यह किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? एक सदस्य महिला होगी यानी कंफर्म एक सदस्य सीट जो होगी एक महिला की ही होगी, ये किया गया 2019 के संशोधन के द्वारा। चलिए 43 पर आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति कितने सदस्यों से मिलकर बनती है? तो वो बनती है दोस्तों 6 सदस्यों से मिलकर। अभी देखो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि उस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। परंतु राष्ट्रपति महोदय एक समिति की सिफारिश पर करते हैं, और वो समिति है उसके अंदर जो सदस्य है वो होंगे 6 सदस्य। ठीक है। उस 6 सदस्यों की समिति के आधार पर ही जो निर्णय लिया जाएगा उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट आइए, क्या अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में राज्यसभा के सभापति शामिल होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ये तो अभी हमने देखा है कि नहीं होते हैं। परंतु यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि उपसभापति शामिल होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं? तो हाँ बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस संशोधन के बाद आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों वो है 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद ही ये सब हुआ कि एक तो कंफर्म है कि एक सीट महिला की रहेगी, दूसरा ये कंफर्म है कि जो अध्यक्ष और सदस्य है उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। संभावना है कि आप चाहो तो उनकी पुनर्नियुक्ति कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, आयोग का गठन किस सिद्धांत के अनुसार हुआ था? तो दोस्तों ये पेरिस सिद्धांत के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट है, पेरिस सिद्धांत को किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये अक्टूबर 1991 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब कौन किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाने की अनुमति दे सकता है? तो वो सिर्फ राष्ट्रपति है। जब आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, या तो मृत्यु हो गई हो या पद से हटा दिया गया हो किसी कारणवश, तो तब राष्ट्रपति ही आदेश देंगे कि किसी सदस्य को अध्यक्ष बना लीजिए आप, और उनके डिसीजन में चलिए। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों एवं पदावधि का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों वो रूल बनाती है केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर। क्वेश्चन नंबर 50, आयोग के सभी खर्चों की जांच कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। ठीक है, ये करते हैं कैग। तो दोस्तों ये अभी हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो आगे एक्सटेंड करानी है तो आप हमें कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, और आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ की डिटेल वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वहां पर उसका उत्तर दिया जाएगा। और यदि आपको ये लगता है कि इस वीडियो की और ज़्यादा